हेलो दोस्तों। तैयारी नेक्स्ट लेवल की आज की इस साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीकली करंट अफेयर्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 2 फरवरी से 9 फरवरी 2026 के बीच की उन सभी बड़ी खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। तो चलिए पेन और नोटबुक तैयार कर लीजिए, शुरू करते हैं। साप्ताहिक करंट अफेयर्स पूर्ण विश्लेषण। नमस्ते बच्चों, आज हम पिछले एक हफ्ते की खबरों को मैप्स, डायग्राम्स और स्टैटिक जीके के साथ समझेंगे। ये सेशन आपकी तैयारी को सच में नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। पर्यावरण, 2 नई रामसर साइट्स, टोटल 98। बच्चों, पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। भारत में अब कुल 98 रामसर साइट्स हो गई हैं, क्योंकि 2 नए स्थलों को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। एक, छारी ढांड, कच्छ, गुजरात। यहाँ 3000 से ज्यादा कॉमन क्रेन्स और प्रवासी पक्षी आते हैं। 2, पटना पक्षी अभयारण्य, एटा, यूपी। यहाँ पक्षियों की 178 और पौधों की 252 प्रजातियां पाई जाती हैं। एग्जाम विजन, याद रखिएगा, रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स को बचाना है। केंद्रीय बजट 2026-27, वित्तीय लेखा जोखा। अब बात करते हैं देश के बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर एक रिकॉर्ड बनाया है। बजट का आकार 53.5 लाख करोड़ रुपए। विकास दर, जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य 7.4% रखा गया है। राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट 4.3%, जीडीपी का 1। बड़ी घोषणाएं, 2026 नए नेशनल वाटरवेज और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय को 7.85 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट दिया गया है। ग्रैंड स्लैम टेनिस, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026। टेनिस कोर्ट से खबर यह है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के विजेताओं का फैसला हो चुका है। पुरुषों में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने बाजी मारी है, वहीं महिलाओं में एलेना रबाकिना ने अपना दबदबा साबित किया है। इन नामों को नोट कर लें, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन से ये सवाल पक्का पूछा जाता है। शीतकालीन ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स 2026। बच्चों, 2026 के विंटर ओलंपिक्स इटली के मिलानो कोर्टिना में आयोजित हो रहे हैं। मैस्कॉट्स, इसके शुभंकर के नाम टीना और मीलो हैं। भारत का प्रतिनिधित्व, हमारे स्टार खिलाड़ी आरिफ खान अल्पाइन स्कीयर ध्वजवाहक रहे हैं। विंटर ओलंपिक्स से जुड़े ये फैक्ट्स अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। राज्य राजनीति, नई नियुक्तियां। राजनीति और संविधान के सेक्शन में 2 बड़ी अपडेट्स हैं। एक, महाराष्ट्र, सुनेत्रा पवार जी राज्य की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनी हैं। 2, मणिपुर, राष्ट्रपति शासन हटने के बाद युमनाम खेमबन सिंह नए मुख्यमंत्री बने हैं। स्टैटिक जीके, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। याद रखिएगा, मणिपुर विधानसभा में 60 सीटें हैं। पुरस्कार और सम्मान, आध्यात्म और विज्ञान। सम्मान की बात करें तो दलाई लामा, उन्हें उनकी ऑडियो बुक इनर वर्ल्ड के लिए 2026 का ग्रामी अवार्ड मिला है। वीरभद्रन रामानाथन, इन्हें 2026 का क्रेफोर्ड प्राइज मिला है, जिसे जियो साइंस का नोबेल माना जाता है। उन्होंने सीएफसी और ओजोन परत के संरक्षण पर बहुत काम किया है। स्टैटिक जीके, ओजोन को बचाने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। रक्षा और सुरक्षा, अभ्यास और तकनीक। डिफेंस अपडेट्स में 2 चीजें नोट करें। अभ्यास खंजर, ये भारत और किर्गिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के बीच का 13वां संस्करण है, जो बिश्केक, किर्गिस्तान की राजधानी में हो रहा है। एंटी ड्रोन सिस्टम, तमिलनाडु के तूतीकोरिन यानी वीओसी पोर्ट में देश का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और प्राकृतिक आपदा। बच्चों, पहली स्लाइड में हम 2 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देख रहे हैं। एक, स्पेन का बड़ा फैसला। बच्चों की मानसिक सेहत और सुरक्षा को देखते हुए स्पेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया है। 2, ज्वालामुखी विस्फोट। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में फुएगो ज्वालामुखी फटा है। स्टैटिक जीके, यहाँ एक महत्वपूर्ण टर्म आता है, रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर का वो क्षेत्र है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी सक्रिय रहते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है। राज्य विशेष, गुजरात मॉडल। अब बात करते हैं हमारे ऊर्जावान राज्य गुजरात की। गुजरात आज अक्षय ऊर्जा में भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है। इसकी कुल क्षमता 42.5 गीगावाट पहुंच गई है।
पूरे देश के रूफटॉप सोलर यानी छत पर सौर पैनल का 25% हिस्सा अकेले गुजरात में है। मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, यहाँ रूर्बन विकास पर जोर दिया जा रहा है, यानी आत्मा गांव की और सुविधा शहर की। गांवों में भी अब शहरों जैसी सड़कें और लाइटें होंगी। महत्वपूर्ण रिपोर्ट और सूचकांक। विद्यार्थियों, ये स्लाइड आपके पॉलिटी और इकोनॉमी के सेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। 16वें वित्त आयोग 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंप दी है, जो 1 अप्रैल 2026 से 2031 तक लागू होगी। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0। पंचायतों के विकास के मामले में त्रिपुरा देश में टॉप पर रहा है। स्वास्थ्य और डिजिटल सुविधाओं में त्रिपुरा की पंचायतों ने कमाल किया है। स्टैटिक जीके, याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जिसका काम केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के पैसों का बंटवारा करना है। खेल जगत, मीराबाई चानू और अन्य। खेलों की दुनिया में भारत की बेटियों ने फिर से परचम लहराया है। मीराबाई चानू, उन्होंने नेशनल वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता और 3 नए रिकॉर्ड बनाए। टेक्निकल ज्ञान। वेट लिफ्टिंग में 2 मुख्य तरीके होते हैं, स्नैच यानी वजन को एक बार में सिर के ऊपर ले जाना, और क्लीन एंड जर्क यानी वजन को पहले कंधे पर और फिर सिर के ऊपर ले जाना। अनाहत सिंह, स्क्वॉश की इस युवा खिलाड़ी ने वॉशिंगटन में खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया है। प्रो रेसलिंग लीग, इस बार हरियाणा थंडर्स विजेता बनी है। रैपिड फायर, वन लाइनर्स। अंत में कुछ छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स, वन लाइनर्स। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। इस साल की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिक। आरबीआई अपडेट, रिजर्व बैंक ने अपनी रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया। गोवा, उत्तराखंड के बाद गोवा बर्ड एटलस जारी करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है। अलवर, राजस्थान, ये देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां 100% बीमा यानी इंश्योरेंस कवरेज है। तो दोस्तों, ये था पिछले एक हफ्ते का पूरा लेखा जोखा। उम्मीद है आपने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नए और धमाकेदार करंट अफेयर्स के साथ। पढ़ते रहिए और तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। धन्यवाद। अब हम लोग घटना चक्र करंट अफेयर्स का डे 05 करने वाले हैं। तब तक आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग विधि अधिनियम 2025। बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सिस्टम में हुए बड़े बदलावों की। भारत सरकार ने बैंकिंग विधि संशोधन अधिनियम 2025 पारित किया है। इसे 15 अप्रैल 2025 को नोटिफाई किया गया था और ये 1 अगस्त 2025 से पूरे देश में लागू हो गया है। इस अधिनियम के जरिए सरकार ने 5 मुख्य कानूनों में संशोधन किया है, जिनमें आरबीआई अधिनियम 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और एसबीआई अधिनियम 1955 जैसे महत्वपूर्ण एक्ट शामिल हैं। अधिनियम के उद्देश्य। विद्यार्थियों, कोई भी कानून बिना किसी उद्देश्य के नहीं बनता। इस संशोधन का मुख्य लक्ष्य हमारी बैंकिंग प्रणाली को मॉडर्न यानी आधुनिक और पारदर्शी बनाना है। सरकार चाहती है कि बैंकों की सुशासन व्यवस्था यानी गवर्नेंस बेहतर हो और सबसे जरूरी, जमाकर्ताओं की सुरक्षा और भी मजबूत हो सके। पर्याप्त हित में बदलाव। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सरकार ने पर्याप्त हित की परिभाषा बदल दी है। पहले ये सीमा मात्र 5 लाख रुपए थी, जो 1968 के बाद पहली बार बदली गई है। अब नई सीमा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति या उसके परिवार के पास कंपनी के शेयरों का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक है या चुकता पूंजी यानी पेड अप कैपिटल का 10% से अधिक है, जो भी कम हो, तो उसे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। निदेशकों का कार्यकाल। इस स्लाइड को देखिए। यहाँ सहकारी बैंकों को लेकर एक बड़ा अपडेट है। अब इनके निदेशकों का अधिकतम सतत कार्यकाल यानी कंटिन्यूअस टेन्योर 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। हालांकि ये नियम अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक यानी होल टाइम डायरेक्टर पर लागू नहीं होता। मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति, अगस्त 2025। अब बात करते हैं पैसों की कीमत की। अगस्त 2025 की एमपीसी बैठक में रेपो रेट को 5.50% पर यथावत रखा गया है। एक अच्छी खबर यह है कि जुलाई 2025 में मुद्रास्फीति गिरकर 1.55% पर आ गई है, जो जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% रखा गया है। एसआरएस बुलेटिन जन दर विश्लेषण। अब हम आते हैं जनसांख्यिकीय आंकड़ों पर।
नमूना प्रणाली यानी एसआरएस बुलेटिन 2025 के अनुसार भारत की अशोधित जन्म दर यानी सीबीआर अब 18.4 2023 के लिए रह गई है। जरा सोचिए, 1971 में ये दर 36.9 थी। इसका मतलब है कि भारत अपनी जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने में सफल हो रहा है। जन्म दर, राज्यों की स्थिति। इस स्लाइड में देखिए कि कौन से राज्य टॉप पर हैं और कौन नीचे। सर्वाधिक जन्म दर बिहार 25.8 पहले स्थान पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों 22.5 का नंबर आता है। न्यूनतम जन्म दर, सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार 10.8 और गोवा में 10.8 दर्ज की गई है। ग्रामीण बनाम शहरी जन्म दर। बच्चों, जन्म दर में ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर 20.3 है, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये काफ़ी कम यानी 15.5 प्रति हजार है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि शहरी क्षेत्रों में परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता अधिक है। मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर (IMR). अंत में मृत्यु दर की बात करते हैं। राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर अब 6.4 है। सबसे महत्वपूर्ण है शिशु मृत्यु दर यानी IMR, जो अब गिरकर 26 प्रति हजार हो गई है। ये 1971 के स्तर का मात्र 1/4 है, जो हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि है। IMR में राज्यों का प्रदर्शन। इस आखिरी स्लाइड को ध्यान से देखिए। सर्वाधिक IMR चिंताजनक, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर है। न्यूनतम IMR बेहतरीन, मिजोरम और लद्दाख ने इस मामले में बहुत ही शानदार काम किया है। उत्तर प्रदेश की स्थिति में भी सुधार हुआ है और वहां ये दर अब 37 है। मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर (IMR). बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड में हम दो चीजों पर गौर करेंगे, मृत्यु दर यानी डेथ रेट और IMR यानी शिशु मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर यानी CDR 2023 के आंकड़ों के अनुसार ये 6.0 है। अगर राज्यों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ये सबसे अधिक 8.3 है और दिल्ली में सबसे कम 3.2 है। 1971 के मुकाबले इसमें काफ़ी सुधार आया है। शिशु मृत्यु दर, ये आंकड़ा बहुत गर्व करने वाला है, क्योंकि 2023 में IMR गिरकर 26 रह गया है, जो 1971 के स्तर का मात्र 1/4 हिस्सा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में 40 में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, जबकि मिजोरम 3 और लद्दाख ने इस मामले में बहुत ही शानदार काम किया है। उत्तर प्रदेश भी 37 के आंकड़े के साथ सुधार की राह पर है। मातृ मृत्यु अनुपात और प्रजनन दर (MMR और TFR). अगली में हम माताओं के स्वास्थ्य और प्रजनन दर की बात करेंगे। MMR प्रति लाख जन्म पर माताओं की मृत्यु को दर्शाता है। देखिए कितनी अच्छी प्रोग्रेस है। 2014-16 में ये 130 था, जो 2021-23 में 88 पर आ गया है। हम अपने लक्ष्यों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुल प्रजनन दर, इसका मतलब है कि औसतन एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। भारत का राष्ट्रीय औसत अब 1.9 है। बच्चों, यहाँ एक टर्म याद रखिएगा, रिप्लेसमेंट लेवल, जो 2.1 होता है। भारत अब इससे नीचे आ गया है, यानी हमारी जनसंख्या अब स्थिर होने की ओर है। इसमें बिहार 2.8 सबसे ऊपर है और दिल्ली 1.2 सबसे नीचे। साथ ही नवजात मृत्यु दर भी 2023 में 20 प्रति हजार जन्म दर्ज की गई है। जन्म के समय लिंगानुपात। नेक्स्ट स्लाइड में हम समाज की एक और महत्वपूर्ण तस्वीर देख रहे हैं, लिंगानुपात। जन्म के समय लिंगानुपात भारत में वर्तमान में 917 है। इसका मतलब है कि हर 1000 लड़कों के जन्म पर 917 लड़कियों का जन्म हो रहा है। हालांकि पिछले दशकों के मुकाबले इसमें सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों के जरिए इसे 1000 के करीब ले जाने की जरूरत है, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES 2023-24। नेक्स्ट स्लाइड में हम HCES यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करेंगे। ये सर्वे हमें बताता है कि एक औसत भारतीय महीने में कितना खर्च करता है। MPCE ग्रामीण क्षेत्रों में 4122 रुपीज़ है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 6996 रुपीज़ है। अगर हम इसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं जैसे राशन को जोड़ दें तो ये बढ़कर ग्रामीण इलाकों के लिए 4247 रुपीज़ और शहरों के लिए 7078 रुपीज़ हो जाता है। एग्जाम पॉइंट याद रखिएगा, सबसे ज्यादा खर्च करने वाला राज्य सिक्किम है और सबसे कम खर्च छत्तीसगढ़ में देखा गया है। HCES 2023-24 भोजन पर खर्च। अगली स्लाइड में एक बहुत दिलचस्प फैक्ट है, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत कम हो जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग अपनी कुल आय का 47% भोजन पर खर्च करते हैं, वहीं शहरी इलाकों में ये केवल 40% है।
इसका मतलब है कि शहरी लोग गैर खाद्य वस्तुओं जैसे गैजेट्स, शिक्षा, मनोरंजन पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण। अब बात करते हैं ग्रामीण भारत की कमाई की। नाबार्ड के इस सर्वे के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में शानदार बढ़ोतरी हुई है। 2016-17 में ये 8,059 रुपीस थी, जो 2021-22 में 12,698 रुपीस हो गई है, यानी करीब 57.6% की वृद्धि। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शाता है। स्लाइड 4, ग्रामीण भारत बचत और ऋण। विद्यार्थियों, इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। ये ग्रामीण भारत की बचत की आदतों को दिखाता है। बचत लगभग 71% ग्रामीण परिवार बचत करते हैं और उनकी औसत मासिक बचत 2,162 रुपीस है। कर्ज लगभग 52% परिवारों पर कर्ज भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 66% कर्ज संस्थागत स्रोतों यानी बैंकों से लिया गया है। ये वित्तीय समावेशन की एक बड़ी विजय है। वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। ये स्लाइड थोड़ी चिंताजनक है। GHI 2024 में 127 देशों की सूची में भारत का स्थान 105वां है। हमारा स्कोर 27.3 है, जो सीरियस यानी गंभीर श्रेणी में आता है। हालांकि 2000 के मुकाबले हमने बहुत सुधार किया है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश 84, नेपाल 68 और श्रीलंका 56 हमसे बेहतर स्थिति में है। GHI 4 पैमानों पर मापा जाता है: अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का मूल्य संवर्धन। अब बात करते हैं खेती किसानी की। भारतीय कृषि में अब सिर्फ फसलें ही नहीं, बल्कि पशुधन यानी लाइव स्टॉक का महत्व बहुत बढ़ गया है। हिस्सेदारी फसल क्षेत्र 54.1% है, जबकि पशुधन 31.2% योगदान दे रहा है। मत्स्य और वानिकी का हिस्सा 14.7% है। एक मजेदार खबर, इस साल आम का उत्पादन मूल्य यानी ₹47,000 ने केले को पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।